नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और आज है 26 जनवरी और आप सभी का मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के करंट अफेयर्स में हूं नीलेश, आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक वर्षों के संघर्ष के बाद, सदियों के संघर्ष के बाद हम सभी को ये एक अवसर मिलता है और दुनिया की इतनी सारी आलोचनाओं के बाद, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय जो हमारी साक्षरता दर थी वो बहुत ही एक दहाई के 16% से, मतलब 10% से भी कम थी। और हम एक तरह से हम निरक्षर थे। लेकिन हमारे अंदर जब हमारे देश में जब संविधान लागू किया गया तो उस समय पे बहुत सारे जो कॉलोनियल कंट्रीज थी और बहुत सारे जो देश थे, जो समृद्ध देश थे उस समय पे, जो आर्थिक रूप से सशक्त देश थे, उन्होंने हमारे एक तरह से हमारी आलोचना उसे नहीं कहा जा सकता, हमारे ऊपर तंज कसा था, हमारा मजाक बनाया था। और दुनिया में हमें दुनिया के लोगों को एक ये विश्वास था, आशा भी नहीं थी, विश्वास था कि ये देश ज़्यादा दिनों तक आज़ाद नहीं रह पाएगा, ये बोलो तो एक तरह से कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। और जब हमारे देश में संविधान लागू किया गया, जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने इस आशा के साथ इस देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, तो उन्हें ये पूर्ण विश्वास था कि ये देश आज साक्षर भले नहीं है, इन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें एक लोकतांत्रिक जीवन में, हमें एक लोकतांत्रिक देश में रहने का हमें बहुत पुराना अनुभव है। क्योंकि दुनिया की हम एक बहुत पुरानी, एक सब कहा जाए तो सबसे पुरानी एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में रहने के पहले से ही आदी थे। हमारे देश में लोकतंत्र 26 जनवरी 1950 नहीं, उसके पहले से भी हमारे कौटिल्य हो, चाहे हमारे यहाँ महाजनपद काल रहा हो, हमारे यहाँ एक तरह से नियम कानून के साथ रहने का हमें एक बहुत पुराना अनुभव था। और उसी अनुभव के आधार पे हमारे देश के जो पुराने हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इसी विश्वास के साथ आज के दिन हमारे यहाँ गणतंत्र लागू हुआ था। और उनके विश्वास को हम और मजबूत करते हुए सभी प्रकार की परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जो संविधान है उसका सम्मान करें। हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एक चीज़ जो हमें बांध के रखती है वो हमारा संविधान है। और हम सभी का सहयोग है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने कानून के, अपने अधिकार के, अपने देश के हितों को जानते हैं, इसीलिए हम उसका पालन करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इस पे समय नहीं देंगे। हाल ही में किस राज्य ने मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापित करने की घोषणा करी है? भारत में ये एक अभूतपूर्व घटना रही है और ये जो है उड़ीसा ने इसकी बाकायदे घोषणा करी है। और आपको जो ये मेलानिस्टिक सफारी जो होती है, आप जिसको हम लोग ब्लैक टाइगर कहते हैं, वो है। और इसकी जो स्थापना की जाएगी, ये मयूरभंज जिला है, वहाँ का एक शहर है, बारीपादा के पास स्थापित की जाएगी। और इसमें जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, यानी STR की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो भी क्या होगा, इस पे सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। और मेलानिस्टिक टाइगर एक प्रकार का बंगाल टाइगर का एक डिफरेंट टाइप का दुर्लभ प्रकार होता है। ये इसको ब्लैक टाइगर्स भी कहते हैं। इसमें जो जैसे आपने देखा होगा टाइगर पे जो धारियाँ होती हैं, तो इसमें ब्लैक कलर की बहुत सारी मोटी मोटी क्या होती हैं, धारियाँ हो जाती हैं। और इसको ये धारियाँ जो होती हैं, इस पर एक स्यूडो मेलानिज्म के कारण होती हैं। और ये एक आप ये कह सकते हो कि जो स्यूडो मेलानिज्म है, ये इसमें एक उत्परिवर्तन होता है। ये जो बिल्ली की जो प्रजातियां होती हैं, उनमें जो विशेषताएं होती हैं, उसके लिए जिम्मेदार होता है। और उसी प्रकार की विशेषताएं क्योंकि ये जो कैट की क्या होते हैं, हमारे यहाँ जो ये प्रजाति पाई जाती है, जो टाइगर्स होते हैं, ये कैट की प्रजाति से जुड़े हुए होते हैं। तो कुछ बिल्लियों में ये लक्षण पाए जाते हैं, तो वो भी इनके अंदर धीरे धीरे आ जाते हैं। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। और यहाँ पर एक हाथी रिजर्व भी है। 1956 में इसको पहले अभयारण्य घोषित किया गया था। फिर 2009 में यह जो क्षेत्र है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बने, उस पर संरक्षित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर विशेषकर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा उड़ीसा की बात करो तो यहाँ पे भितरकनिका हो गया, चिलिका वन्यजीव अभयारण्य हो गया। इसके अलावा जो फेमस है उसमें आप बात को नंदकानन हो गया, और जो गहिर माथा है वन्यजीव अभयारण्य, ये काफ़ी फेमस है, ये यहाँ पर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को, यानी 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जो हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। क्योंकि 25 जनवरी के दिन हमें एक जिम्मेदार नागरिक का एहसास होता है, क्योंकि हम इस देश की सरकार चुनते हैं।
तो इस वर्ष जो भारत बनाया है अपना 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया है, इसकी जो इस बार का जो क्या कहते हैं थीम था इस बार का, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो चुनाव आयोग की एक ड्यूटी होती है लोगों को जागरूक करना अपने अधिकारों के प्रति, और अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों का एहसास कराना कि हम एक कोई सामान्य घटना में हम इन्वॉल्व नहीं होने जा रहे हैं, हम साक्षी नहीं बनने जा रहे हैं, हम इस देश की सरकार चुनने जा रहे हैं जो हमारा भविष्य को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो अभी एक इस पर एक फिल्म भी बनाई है, छोटी फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, राजकुमार हिरानी के द्वारा बनाई गई है, माई वोट माई ड्यूटी से रिलेटेड है। और ईसीआई का ये 75वां वर्ष है। इलेक्शन कमीशन का क्यों है? क्योंकि 25 जनवरी 2024 को ईसीआई अपना 75वां दिवस मनाएगा, 75 वर्ष अपने वो पूर्ण करेगा अपनी स्थापना के। और इस वर्ष जो संसद के चुनाव होने वाले उसके लिए समावेशी चुनाव का उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया है। बात करी जाए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, तो हमारे देश में चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी संविधान लागू होने के साथ ही, यानी एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हो गई थी, क्योंकि जैसे ही संविधान लागू हुआ तो देश में चुनाव होने थे, तो उसके लिए एक संस्थान की आवश्यकता थी। लेकिन इस दिवस को स्थापना दिवस के रूप में जो मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 से, पूरे देश में 25 जनवरी का दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में कौन पुरुष युगल में विश्व के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं? तो वो और कोई नहीं है, वो है रोहित बोपन्ना। और ये अभी क्या है कि इन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन रैंकिंग इसको जीता है और ओपन सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही 43 वर्ष की उम्र में एक सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं। और इन्होंने क्या है फाइनल में अर्जेंटीना के मैक्सिमो गोंजालेज और आंद्रेस मोल्टेनी को इन्होंने हराया है। बोपन्ना जो है विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले उम्रदराज खिलाड़ी है। इन्होंने जो यूएसए के राजीव राम थे उनका जो रिकॉर्ड था उसको तो तोड़ा है। और बोपन्ना, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा की तरह विश्व युगल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले चौथे भारतीय हैं। वह मास्टर 1000 इवेंट में पुरुष युगल जीतने वाले भी सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी। उन्होंने 43 वर्ष की उम्र में इंडियन वेल्स टूर्नामेंट में एबडेन के साथ ये उपलब्धि हासिल करी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल में भारतीय वायुसेना द्वारा डेजर्ट नाइट अभ्यास का क्या किया गया? अभ्यास किया गया है। ये किन 2 देशों के साथ किया गया? तो ये किया गया फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के और भारत मिलकर के जो हमारी भारतीय वायुसेना है, इन्होंने डेजर्ट नाइट का एक अभ्यास किया है। और ये जो अभ्यास किया है, आपसे भी पूछा जाए तो इसको जो अभ्यास किया गया ये अरब सागर के ऊपर किया गया है, ठीक है। और इसका जो संचालन किया जा रहा था हमारे देश की भारतीय वायुसेना के साथ किया जा रहा था। ये अभ्यास आपसी समन्वय बनाने के लिए किए जाते हैं। एक बुक है जो आने वाले समय में आपके बीच में आ सकती है, वो है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चारू निवेदिता के द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में बात करी जाए तो देखो ये पुस्तक है, चारू निवेदिता इसकी राइटर है, लेकिन नंदिनी कृष्णन लेकर के कंफ्यूज नहीं रहना, ये इन्होंने ट्रांसलेट करा है। तो और ये बुक जो है पूरी तरह से जो औरंगजेब है उस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, उस पर आधारित है। और उनका आपस में कन्वर्सेशन स्टाइल में लिखी गई होगी, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन बुक के राइटर का नाम याद रखना। मध्य प्रदेश को मिनरल बॉक्स की नीलामी में कौन सा स्थान मिला है? तो अभी क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश को मिनरल बॉक्स की नीलामी में पहला स्थान मिला है, क्योंकि जो जिला राज्य स्तर की एक मीटिंग हुई थी, भारत में जो मीटिंगों का ये सिलसिला शुरू हुआ उसमें मध्य प्रदेश की ये पहली मीटिंग थी, भारतवर्ष की पहली मीटिंग रखी गई थी। मिनरल्स मिनिस्टर जितने भी थे सभी राज्यों के वो यहाँ पर आए हुए थे, भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय जो खनिज मंत्री हैं वो भी इस पे सम्मिलित थे, ठीक है, सभी राज्यों के खनिज मंत्रियों के साथ। और यहाँ पर एक रिपोर्ट भी जारी करी है माइनिंग एंड बियॉन्ड, साथ में मध्य प्रदेश सरकार को ये अवार्ड दिया गया है। और आगे चल करके सभी आपस में समन्वय करके किस प्रकार से खनिजों का उत्पादन किया जाए, इन सब चीज़ों पर क्या करेंगे, शोध करेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की। इसकी जो अवधि है किस वर्ष तक है? तो इसकी जो अवधि है 2023-24 यानी इस वर्ष से प्रारंभ हो रही है, 2025-26 तक चलेगी। खबरों में रहने वाली ये योजना है, इसको ध्यान में रखना, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको मिलने वाला है परीक्षा में। तो देखो मोटी मोटी बात ये है कि जो एफपीओ है ये किसानों का एक संगठन होता है, ठीक है। ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को जो सबसे ज़्यादा समस्या जाती है, एफपीओ आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना कि जो एक तरह से आप ये कहो कम्युनिटी फार्मिंग होती है ना, छोटे छोटे किसान मिल करके आपस में क्या करते हैं, कम्युनिटी फार्मिंग करते हैं, एक ही तरह की खेती करते हैं जिनके पास छोटी छोटी टुकड़ों में ज़मीन होती है। तो उसी प्रकार से किसानों को जो सबसे ज़्यादा समस्या जाती है, अपने जो भी उनका अनाज होता है उसको बेचने की जाती है, वो कंपनी नहीं बना सकते। तो एफपीओ उनको ये सुविधाएं देता है, उनको मार्केट प्रोवाइड करता है कि छोटे छोटे किसान संगठन बना करके कंपनी की उनको मान्यता दे देता है
कि आप अपना अनाज का उत्पादन करो, उसकी ग्रेडिंग करो, हम आपको मार्केट प्रोवाइड करेंगे, उसकी मार्केटिंग करो, उसकी ब्रांडिंग करो। तो इन सब चीज़ों की क्या हो जाती है, सुविधाएं हो जाती हैं। तो किसान क्या हो जाता है कि वो अपने अनाज का एक अच्छा क्या पा सकते हैं, मूल्य पा सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना बनाई गई है, जो मोटे अनाज पर क्या करेगी, किसानों को प्रोत्साहित करेगी उसके उत्पादन के लिए। उसके लिए बाकायदे एक वैल्यू चेन विकसित करेगी, ताकि वो अपना जो अनाज है यानी कोदो कुटकी ये सब चीज़ें हैं उसको क्या करे, एक अच्छे दाम में बेच सके, उसका एक फेडरेशन बना सके, और ताकि उनकी आय में क्या हो, वृद्धि हो। क्योंकि केवल गेहूँ उगाने से आय में वृद्धि किसानों के नहीं होने वाली है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो इस योजना का लक्ष्य रखा गया है, ये 2 वर्षों के लिए रखा गया है। इसमें सरकार प्रति किलो में 10 रुपये का जो उनको वो देगी, साथ में प्रति किलो में 10 रुपये का मूल्य देगी, यानी MSP देगी एक तरह का। और उस साथ ही में इसके लिए अलग अलग भंडारण, उपार्जन, ब्रांडिंग, इस सब चीज़ों के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी, यानी उनको ये सुविधा प्रोवाइड करेगी। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक महासंघ का निर्माण किया जाएगा, FPO फेडरेशन के सदस्य होंगे, और ये सब चीज़ें उसमें रहती है। मैंने मोटी मोटी बात आपको FPO के बारे में बता दिया। 10 रुपया प्रति किलो मिलेगा। आपसे पेपर में कभी भी पूछा जाए कि क्विंटल की बात नहीं हो रही है, ध्यान में रखना 10 रुपये प्रति किलो मिलेगा, है ना, यदि वो मोटे अनाज का उत्पादन करेंगे तो। और इसमें ये पूरा FPO का किस प्रकार से संचालन होता है, जो आपको PDF मिलेगी उसमें आप इसको देख लेंगे, प्रॉपर दिया गया है। इसके नोट्स आप जरूर मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि जो श्री अन्न है ये आपके मुख्य परीक्षा के सिलेबस में भी है और प्री में भी है, ठीक है। तो श्री अन्न का एक अलग से टॉपिक डाला गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इसका कंटेंट PDF में डाल दिया जाएगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसको नोट्स में अपने अपडेट करके रख लेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। प्रदेश के किस थाने का चयन देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में हुआ है? तो वो है हमारे यहाँ देवास का जो थाना है, उसको देश के जो सर्वश्रेष्ठ थाने हैं उनमें चुना गया है। और ये चुनाव भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय होता है, पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में सिविल लाइन देवास को दिया गया है, और इसको पुरस्कृत करने पर मुख्यमंत्री के द्वारा बधाई दी गई है। और थाने की कोई अच्छी बातें होंगी जिस वजह से उसको ये अवार्ड मिला है। IIT इंदौर द्वारा कहाँ पर सैटेलाइट परिसर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो परिसर स्थापित किया जाएगा सैटेलाइट परिसर, ये IIT इंदौर द्वारा उज्जैन में स्थापित किया जाएगा, और ये जो है शिक्षा मंत्रालय जो हमारे देश का होता है उसके अंतर्गत आएगा। और इसमें क्या विशेषकर ये भारत ही नहीं, पूरे विशेष रूप से मध्य प्रदेश के जो भी छात्र होंगे उनको एक अलग लाभ मिलेगा इसका, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, सैटेलाइट परिसर में कोर्स चलाए जाएंगे जो नवीन तकनीक पर आधारित होंगे। और इसके साथ यहाँ पर जो वर्चुअल रियलिटी होती है, AI बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, और ब्लॉकचेन प्रोग्राम्स होते हैं, इन सब चीज़ों पर उनको क्या करें, एक तरह से आप स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए जाएंगे। ये उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। उद्यमिता आपके मुख्य परीक्षा के सिलेबस में आ चुका है, तो आपको इसको याद करके रखना है। मैं आपको बीच बीच में पिंच करता रहूँगा कि मध्य प्रदेश के जो नया सिलेबस आया है, आपको एहसास कराता रहूँगा। उस सिलेबस की हर यूनिट में 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, विशेषकर MP के भी, आप उठा करके देख लेना। तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो उद्यमिता मंत्रालय आपके मुख्य परीक्षा के सिलेबस में है, तो इस टॉपिक को आपको नोट करके रख लेना है अपने नोट्स में, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको MP का जो करंट अफेयर्स है वो अपडेट करके रखना है, पढ़ के रखना है। इसके बिना आपके अगले पेपर ना प्री ना मेंस नहीं निकलने वाला है, क्योंकि सिलेबस इस प्रकार से बनाया गया है, टॉपिक्स डाले गए हैं कि वो कहीं ना कहीं करंट के कंटेंट से जुड़े हुए हैं। तो इसमें प्रत्येक कोर्स में राज्य में लगभग 1000 युवाओं को क्या दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मेरे हिसाब से आज का सबसे शानदार प्रश्न है और इसको पूछा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के किस किले में वीर सुरेंद्र शाही का स्मारक स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में। अब बात ये उठती है कि वीरेंद्र शाही थे कहाँ के? तो वीरेंद्र शाही का जो जन्म हुआ था ये हुआ था उड़ीसा में। ये उड़ीसा के रहने वाले थे। तो इनका वहाँ के किले से क्या संबंध है? इसका संबंध ये है कि उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनको जब गिरफ्तार किया गया तो लगभग 35 साल के लिए इनको वहाँ पर बंद करके कारावास में रखा गया था। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जब वो अभी शिक्षा मंत्री कहाँ के हैं? उड़ीसा के, धर्मेंद्र प्रधान। तो उनके साथ जब उनकी वहाँ पर मुलाकात हुई तो क्योंकि शिक्षा मंत्री उड़ीसा के हैं और मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा टॉपिक या एक अच्छी बात लेकर के गए। बहुत ही अच्छी बात है ये कि उन्होंने याद दिलाया कि आपके यहाँ के जो वीरेंद्र शाही हैं वो हमारे स्टेट के असीरगढ़ किले में 35 वर्ष तक उनको बंद करके रखा गया था। उस जगह पे
उनके सम्मान पे हम एक स्मारक बनवाएंगे। यहाँ से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों के बीच एक अच्छे संबंध बनेंगे। तो वीरेंद्र साय की बात करी जाए, 23 जनवरी 1809 को इनको जन्म हुआ था, 1884 में इनका निधन हुआ था। उड़ीसा में इनको काफ़ी सम्मानित के साथ देखा जाता है, और क्योंकि ये जो चौहान वंश है वहाँ के चौथे राजा थे। राजा मधुकर साय के इनके प्रत्यक्ष वंशज रहे हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन्होंने उस लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान दिया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था कि ईसा 6वीं शताब्दी में त्योंतर में जो कोलगढ़ी है, यहाँ पर अंतिम कोल राजा कौन थे। तो मध्य प्रदेश का जब आप सिलेबस उठाएंगे तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति की एक अलग से यूनिट 10वीं यूनिट कर दी गई है, जिसमें आपको इतिहास, संस्कृति सब कुछ पढ़ के रखना है। उस पर पीएचडी नहीं करनी है, सामान्य जानकारी विशेषकर आपको रखनी है। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में त्योतर और शीतला में कोल राजाओं का विस्तार था। उन्होंने वहाँ पर एक कोलगढ़ी का निर्माण कराया था। तो यहाँ के जो अंतिम राजा थे वो कोल राजा नागर कोल थे, जिसका ध्यान करके रखना है। 10 से 12 वर्षों तक इनका शासन रहा है। उसके शैलचित्र सब कुछ वहाँ पर बाकायदे मौजूद है। अभी जब वहाँ पर एक कोल संसद हुई थी, कोल पंचायत हुई थी, वहाँ पर जो गृह मंत्री हैं वो भी उपस्थित थे। वो जो कोलगढ़ी का किला है उसको फिर से एमपी टूरिज्म के अंतर्गत लाया गया है और उसको फिर से डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे आदिवासी राजा के बाद एक बेनवंशी राजा का जो है उनका कब्जा रहा है यहाँ पर, और गंगा तट झांसी से त्योथर आए बेनवंशी राजा ने त्योथर को फिर अपनी राजधानी बनाया था। कोलगढ़ी में 100 से अधिक शैल चित्र मजबूत हैं, और यहाँ पर कोल के राजाओं का इतिहास उससे समझ में आता है। उसी को पर्यटन विभाग पूरा संरक्षित करेगा और उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, और चलते चलते आप सभी के लिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आप लोग फिर से बंद कर दिए कमेंट बॉक्स में उत्तर करना। एक उत्तर आपका देने में मैंने आपसे बार बार कहा कि आपके कई फैक्ट्स मजबूत होते हैं। इसकी प्रैक्टिस हमें जारी रखनी है, क्योंकि जब हम उसका उत्तर कमेंट करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, साथ में हमारी नवीन जानकारी अपडेट होती है। तो इस बार का जो प्रश्न है बाघ जनगणना से जुड़ा हुआ है। तो नवीन जो जनगणना है उसके आंकड़ों के साथ देश में जो 13 बाघ क्षेत्र बनाए गए हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश में इन 13 बाघ क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के कितने हैं। तो 2 से 3 बातें इस जनगणना से जुड़ी हुई, साथ में इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। राइट आंसर वाले को एग्जाम गुरुजी की तरफ से हार्ट दिया जाएगा। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है अगले करंट अफेयर्स में। तब तक पढ़ाई चालू करके रखें, ठंड में बचाव करके रखें। जय हिंद, जय भारत।